एवरीवन, आई एम निशा लांबा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल अनअकैडमी जुडिशरी। और आज मैं आपके सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल लेकर आई हूँ। सवाल यह है कि अगर कोई व्यक्ति जो कि वो अपना हिंदू धर्म छोड़कर कोई दूसरा धर्म अपना लेता है तो क्या उसके बाद भी वो SC/ST एक्ट का लाभ उठा सकता है? क्या उसके बाद भी वो SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज कर सकता है? इस सवाल का जवाब दिया है आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के सिंगल जज बेंच ने हाल ही में रिसेंट एक जजमेंट के थ्रू। तो आज की वीडियो में हम उसी जजमेंट को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रॉपर तरीके से फैक्ट्स बताऊंगी, क्या लॉ अपना इसके अंदर अप्लाई किया गया उसको बताऊंगी, और उसके बाद क्या वर्डिक्ट दिया गया और दोनों तरफ से क्या आर्ग्यूमेंट्स थे उनको भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले बस आपको मैं बता दूं कि ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। इंस्टाग्राम पे nisha_lamba07 एंड टेलीग्राम पर मेरा चैनल है nisha_lamba1511। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इन दोनों सोशल मीडिया हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ने के बाद आपको मेरी वीडियोस के लिंक्स, लेटेस्ट अपडेट्स, जो भी मैं लेकर आती रहती हूँ आप लोगों के लिए यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। जजमेंट का नाम आप देख लीजिएगा। जजमेंट का नाम है अकाला रामी रेड्डी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2025 आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का। अभी मई का ही ये फैसला है। इस जजमेंट में बेसिकली फैक्ट्स क्या हैं, तो पहले फैक्ट्स देख लेते हैं। एक व्यक्ति है जिनका नाम है चिंताड़ा आनंद। ये बपताला डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे। बपातला, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो मेरी, तो वहां के रहने वाले हैं। और इन्होंने बिना किसी परमिशन के, बिना रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो किए एक चर्च ये और अनऑथोराइज्ड चर्च ये रन कर रहे थे। ठीक है, तो ये चर्च कंडक्ट कर रहे थे जिसके ऊपर वहां के कुछ लोग, अकाला रामी रेड्डी और उनके साथ मिलकर बाकी लोगों ने ऑब्जेक्शन रेज किया। तो इनके बीच में एक डिस्प्यूट हो गया। 2021 की बात है ये। ठीक है, तो ये जो व्यक्ति हैं चिंताड़ा आनंद, ये पास्टर है। पास्टर मतलब जो ईसाई धर्म के अंदर पादरी होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने SC/ST एक्ट का फायदा उठाकर SC/ST एक्ट के तहत इनके खिलाफ केस दर्ज कर दिया। उसके बाद अब जब उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ तो वो पहुंचे सीधा हाईकोर्ट में इस केस को क्वॉश कराने के लिए कि ये FIR जो है ये फर्जी FIR है और इस FIR को क्वॉश कर दिया जाए। और उस एप्लीकेशन में जो इन्होंने एप्लीकेशन फाइल की थी अकाला रामी रेड्डी ने हाईकोर्ट के सामने, उस एप्लीकेशन में उनका कहना था कि ये जो व्यक्ति है या ST है ही नहीं, क्योंकि इसने तो अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। अब ये ईसाई धर्म को बिलोंग करते हैं और ईसाई धर्म के अंदर कोई जात पात है ही नहीं। तो अगर कोई जात पात वो मानते ही नहीं है तो फिर वो SC/ST एक्ट का बेनिफिट कैसे ले रहे हैं? इस वजह से उनको SC/ST एक्ट के तहत केस फाइल करने की अनुमति होनी ही नहीं चाहिए। तो इस वजह से उन्होंने ये भी बताया कि ये चिंताड़ा आनंद जो है वो पिछले काफी टाइम से एज अ पास्टर काम कर रहे हैं, मतलब पादरी की तरह काम कर रहे हैं, उससे ही वो अपना पैसा कमाते हैं। तो फिर इस वजह से जो आपका ये ऑर्डर है, द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर 1950, ये जो ऑर्डर है ये बेसिकली 1950 के अंदर पास किया गया था प्रेसिडेंट की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए। और इस ऑर्डर के अंदर लिस्ट बनाई गई है जिससे हमें पता चलता है कि कौन इस अंदर आता है। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर सभी हिंदू धर्म के लोग आते हैं। उसके अलावा पहले शुरू में सिर्फ हिंदू आते थे, बाद में इसके अंदर अमेंडमेंट्स की गई थी जिसमें सिख भी ऐड किए गए और फिर उसके अंदर बुद्धिस्ट भी ऐड किए गए, मतलब जो बौद्ध धर्म के लोग हैं उनको भी इसके अंदर ऐड किया गया। लेकिन इसके अंदर ना क्रिश्चियंस आते हैं और ना ही मुस्लिम्स आते हैं। ठीक है, तो ये इनका कहना था पिटिशनर्स का कि अगर क्रिश्चियंस ऑर्डर के अंदर नहीं आते हैं तो वो SC या ST कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं, तो ये जो आनंद है, चिंताड़ा आनंद, ये केस फाइल नहीं कर सकते थे। और इन्होंने जो केस फाइल किया है वो मिस यूज ऑफ लॉ है। इनका आर्ग्यूमेंट ये था कि वो पैदा बेशक हिंदू हुए हैं। ठीक है, ये जो व्यक्ति हैं जो पास्टर हैं वो एज अ हिंदू पैदा हुए। हिंदू पैदा होने के बाद उन्होंने अपना धर्म कन्वर्ट कर लिया आर्टिकल 25 के तहत अपनी पावर्स का, अपने राइट्स का इस्तेमाल करते हुए। कन्वर्ट करने के बाद वो एक पादरी की तरह काम करने लग गए। अब जब वो कन्वर्ट कर चुके हैं दूसरे रिलीजन में, और वो ऐसे रिलीजन में कन्वर्ट किए हैं जिस रिलीजन में कोई जात पात का मानना है ही नहीं, जात पात को रिकॉग्नाइज ही नहीं किया जाता है, उसमें कोई मान्यता ही नहीं है जात पात की, तो फिर इस वजह से उनका जो एक केस है वो नॉन मेंटेनेबल है। उनका केस कोई लीगल बेसिस ही नहीं है, इस वजह से वो केस फाइल नहीं कर सकते। उनका कहना था कि कास्टिज्म जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे हिंदुइज्म में है। ठीक है, तो अगर हिंदुइज्म में कास्टिज्म है तो वो छोड़ चुके हैं, तो वो ऐसे कैसे फायदा उठा रहे हैं? मतलब उन्होंने हिंदू धर्म छोड़कर और वो क्रिश्चियनिटी अपना चुके हैं, और जब वो क्रिश्चियनिटी अपना चुके हैं उसके बाद अगर वो फिर भी हिंदू धर्म का फायदा उठा रहे हैं तो फिर तो ये गलत है। और ऐसे में अगर ये केस क्वॉश कर भी दिया जाए तो उनका जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसका कोई भी वायलेशन नहीं होगा, राइट?
तो ये उनका कहना था कि उनकी जो कंप्लेंट है वो इनवैलिड है। ऑन द अदर हैंड जो आनंद है उनका क्या आर्ग्यूमेंट था? उनका आर्ग्यूमेंट ये था कि उनके पास एक सर्टिफिकेट है जो कि उनको एक्ट के तहत वो सर्टिफिकेट उनके पास है, ठीक है। तो वो जो गवर्नमेंट का इशूड सर्टिफिकेट है वो उनके ऊपर अभी भी लागू होता है और इस वजह से वो SC/ST एक्ट का फायदा उठा सकते हैं। तो दोनों तरफ की आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट ने सुनी और इसके बेसिस पर जो ये इनकी आर्ग्यूमेंट थी कि अभी भी उनके पास सर्टिफिकेट है जो उन्होंने पहले बनवाया होगा जब वो हिंदू थे, तो उस आर्ग्यूमेंट पे कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब आप तो फर्जी सर्टिफिकेट लेकर बैठे हैं। अगर आप धर्म बदल चुके हैं तो आपके ऊपर तो ये सर्टिफिकेट लागू नहीं होना चाहिए, बल्कि आप तो क्या कर रहे हैं, आप तो सर्टिफिकेट जो सरकार द्वारा इशू किया गया सर्टिफिकेट है उसका मिस यूज कर रहे हैं और आप कास्ट बेस्ड जो जाति के आधार पर आप यहाँ पर केस फाइल कर रहे हैं, झूठा केस आपका ये बन रहा है। तो ये इस केस के अंदर आर्ग्यूमेंट्स थे। अब मैं आपको ऑर्डर के बारे में बता रही थी। ऑर्डर है कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर 1950, जिसके बिहाफ पर अकाला रामी रेड्डी ने आर्ग्यूमेंट किया था, राइट। तो मैंने बताया आपको इसके अंदर पहले तो शुरू में सिर्फ हिंदूज ही आते थे, बाद में इसको अमेंड करके 1956 में सिख भी डाल दिए गए और 1990 में बुद्धिस्ट को भी इंक्लूड किया गया और इसमें खास तौर पर नियो बुद्धिस्ट आते हैं। नियो बुद्धिस्ट वो दलित हैं जो ज्यादातर इसके अंदर दलित ही आते हैं नियो बुद्धिज्म में, क्योंकि अपना दलित हिंदू धर्म छोड़कर वो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हो गए थे। तो उन लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए अमेंडमेंट दी गई थी। अब हाईकोर्ट ने ये सारी की सारी आर्गुमेंट्स और लॉ देखने के बाद क्या डिक्लेयर किया? हाईकोर्ट ने इस केस के अंदर सिंपली ये कहा, पहले तो बेंच देख लीजिए, सिंगल जज बेंच थी और उसके अंदर जस्टिस हरिनाथ थे जिन्होंने ऑर्डर पास किया है। उनका ये फैसला है कि जो SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है वो ऐसे व्यक्तियों पे नहीं लगती जो कि हिंदू धर्म छोड़कर कोई ऐसे धर्म में जा चुके हैं जिसके ऊपर ये ऑर्डर लागू नहीं होता है, ठीक है। जैसे अगर आप हिंदू धर्म छोड़कर सिख धर्म अपना लेते हैं, आपको फिर भी SC/ST एक्ट का बेनिफिट मिलेगा। अगर आप हिंदू धर्म छोड़कर आप बौद्ध धर्म अपना लेते हैं तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। बट अगर आप क्रिश्चियनिटी या इस्लाम अपनाते हैं तो आपको इस एक्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो धर्म ऐसे हैं जिसमें जातिवादी में मान्यता नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो इस वजह से वहां पर ये नहीं आपको बेनिफिट मिलता है। तो अगर आप अपना धर्म छोड़ चुके हैं तो इसका मतलब आप जाति भी छोड़ चुके हैं और आप जाति के आधार पर जो लॉ बनाया गया है SC/ST एक्ट का लॉ किस उद्देश्य से बनाया गया है? वो इसलिए बनाया गया है ताकि जो SC या ST कैटेगरी के लोग हैं, अगर उनके साथ एट्रोसिटीज की जा रही हैं, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनके साथ बुरा बर्ताव किया जा रहा है, उनको तड़पाया जा रहा है, उनके साथ कुछ भी गलत किया जा रहा है, तो उनको प्रोटेक्शन दी जा सके। लेकिन अगर आप वो धर्म ही छोड़ चुके हैं तो आप उस प्रोटेक्शन का फायदा नहीं उठा सकते हैं। और यहां पर इस केस में कोर्ट ने कहा कि बहुत सारी गवाही आई और विटनेसेस आए और एविडेंस दिया उन्होंने कि ये पिछले 10 साल से पास्टर का काम कर रहे हैं, ठीक है, मतलब पादरी हैं वो पिछले 10 साल से। और उसके बाद भी यहाँ पर पुलिस ने FIR लॉन्च कर दी। क्या पुलिस ने नहीं देखा कि ये क्रिश्चियन है और इनके ऊपर SC/ST एक्ट लागू नहीं होना चाहिए और इस वजह से केस यहाँ पर फाइल ही होना नहीं चाहिए था? पुलिस ने यहाँ पर वेरीफाई क्यों नहीं किया? तो इस चीज के लिए भी कोर्ट ने कहा कि पुलिस की गलती है, पुलिस को वेरीफाई करना चाहिए था कि अब उनके धर्म का क्या स्टेटस है और उसके बाद केस फाइल करना चाहिए था। ये तो एक पादरी अगर आपके पास आ रहा है तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पर केस गलत फाइल कर रहे हैं। फिर इस केस में कोर्ट ने यहाँ पर फाइनली इस FIR को क्वॉश तो कर दिया, साथ में कोर्ट ने ये कहा कि अब ये जो आप कास्ट सर्टिफिकेट के बेसिस पर आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, ये कास्ट सर्टिफिकेट वैसे तो रद्द हो जाना चाहिए था। सरकार द्वारा दिया कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट आपको मिला था वो सर्टिफिकेट आपका तभी रद्द हो जाना चाहिए था जब आप कन्वर्ट हो गए थे। लेकिन इस केस में अभी तक क्यों नहीं रद्द हुआ, ये अथॉरिटीज को देखना है, ठीक है। वो आपका सर्टिफिकेट लीगल है नहीं है ये अथॉरिटीज का काम है, लेकिन जो भी एविडेंसेस कोर्ट के सामने पेश किए गए कि आप कन्वर्ट हो चुके हैं और आप चर्च कंडक्ट कर रहे थे और आपके लिए आप पिछले 10 साल से पादरी हैं, तो इस एविडेंस के बेस पर हम ये कह सकते हैं कि आपने जो FIR फाइल की है वो कुछ नहीं, बस मिसयूज ऑफ लॉ है। आप लॉ का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जो लॉ आपके ऊपर अब लागू नहीं होता है उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से इस केस को यहीं पे रद्द कर दिया गया। कैसा लगा आपको ये जजमेंट और क्या आप इस फाइंडिंग से सहमत हैं? मतलब जो एक कंक्लूजन आया कोर्ट का, क्या इससे आप सहमत हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है जजमेंट क्योंकि बहुत लंबे समय से हम देख पा रहे हैं कि हमारे भारत के अंदर क्रिश्चियनिटी के अंदर कन्वर्जन को लेकर काफी मिशन चलाए जा रहे हैं, नॉट जस्ट क्रिश्चियनिटी, टू अदर रिलीजन्स एज वेल। काफी लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है, अल्योर किया जा रहा है, मतलब उनको लालच दिया जा रहा है, उनको जॉब का, खाने का, अच्छी लाइफस्टाइल का लालच दिया जा रहा है।
और खास तौर पर ऐसी जो कम्युनिटीज हैं, SC ST का समुदाय हो गया हमारा, या फिर सिर्फ SC ST नहीं, जो थोड़े गरीब तबके से लोग आते हैं, जिनको हेल्थ के प्रॉब्लम्स हैं, जिनको पैसे के इश्यूज हैं, उनको लालच दिया जाता है, छोटी छोटी चीजों का लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की जा रही है। तो कुछ लोगों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, कुछ लोगों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है, कुछ लोगों के साथ यहाँ पर लालच दिया जा रहा है, इंड्यूस किया जा रहा है उनको धर्म परिवर्तन के लिए। तो इस चीज को लेकर सरकार लॉ भी बनाती है। अब आपको लगेगा कि एक तरफ तो हमारा संविधान हमें राइट देता है कि हम किसी भी धर्म में जा सकते हैं, अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, हम किसी भी फेथ को मान सकते हैं, आर्टिकल 25 हमें यह अधिकार देता है। ऑन दी अदर हैंड सरकार लॉ कैसे बना पा रही है? एंटी कन्वर्जन लॉज बनाने का, फिर क्या वो एंटी कन्वर्जन लॉज जो हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है? तो ऐसा नहीं है। देखो, आपका आर्टिकल 25 आपको एक पूरी फ्रीडम देता है, आपके पास प्रॉपर लिबर्टी है कि आप कोई भी धर्म अपना सकते हो। अगर आप हिंदू छोड़ के इस्लाम धर्म अपना सकते हो, इस्लाम धर्म छोड़ के क्रिश्चियनिटी अपना सकते हो, आपको कोई मनाही नहीं है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि वो आप अपनी इच्छा से कर रहे हो, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, आपको कोई धोखा आपके साथ नहीं कर रहा है, आपको कोई लालच नहीं दिया जा रहा है। आप अपनी जो आपकी इच्छा है, धार्मिक इच्छा, उसके बेसिस पर आप धर्म परिवर्तन कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लेकिन आपका जो फंडामेंटल राइट है, ये एब्सोल्यूट राइट नहीं है, इट इज सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखा जाएगा, और इस वजह से इन चीजों को बचाने के लिए, पब्लिक ऑर्डर खराब ना हो, मोरालिटी पे असर ना आए, उन चीजों को बचाने के लिए सरकार के पास पावर है, और इस वजह से सरकार लॉ बना सकती है। इंडिया के अंदर लगभग 11 स्टेट्स लॉ बना चुके हैं इस तरह के एंटी कन्वर्जन। हाल ही में यूपी ने, हरियाणा ने, उत्तराखंड ने इस तरह के लॉज बनाए, झारखंड में ऐसे लॉज हैं, आप बात करें गुजरात की, कर्नाटका की, तो टोटल 11 स्टेट्स हैं जहां पर एंटी कन्वर्जन लॉज एग्जिस्ट करते हैं। इनफैक्ट आंध्र प्रदेश में भी एंटी कन्वर्जन लॉज हैं। आपको क्या लगता है कि जो ये एंटी कन्वर्जन लॉज की फेवर में है आप, या फिर आपको लगता है कि नहीं, कन्वर्जन जो हो रहा है वो सही हो रहा है? अगर कन्वर्जन अभियान भी चलाए जा रहे हैं, मतलब एक तरह से मतलब इस तरह से कन्वर्जन किए जा रहे हैं, जबरदस्ती लोगों को बुलाया जा रहा है, उनको लालच दिया जा रहा है जॉब का या किसी भी चीज का, तो आपको क्या लगता है कि ये जो कन्वर्जन हो रहे हैं ये सही हो रहे हैं? इनका वैसे बहुत इंपैक्ट होता है उन लोगों के ऊपर भी जो कन्वर्ट हो जाते हैं। पहले तो वो लालच देखकर कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद उनके साथ बहुत ज्यादा कल्चरल आइडेंटिटी वो अपनी लूज कर देते हैं। और अगर गांव की बात करें, मतलब रूरल एरियाज की, तो उन एरियाज के अंदर प्रॉब्लम ये आती है कि बाकी के जो गांव वाले हैं वो उनसे नफरत करने लग जाते हैं, तो उनको वहां पर भी रिजेंटमेंट फेस करनी पड़ती है। तो उसके बाद भी उनको बहुत इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, जो अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म में चले जाते हैं। तो ये कुछ इश्यूज हैं जो कि स्पेशली तब फेस करने पड़ते हैं जब हम रूरल एरियाज या पुअर बैकग्राउंड की बात करें। अगर आप अच्छी इन्फ्लुएंशियल बैकग्राउंड से हैं तो आपको शायद कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े, बट प्रॉब्लम वहां पे आती है जहां पर आप एक ऐसी कम्युनिटी में बंधे हुए हैं, खासतौर पर ग्रामीण इलाके में, जहां पर बाकी लोगों को आपके हर फैसले से आपत्ति हो सकती है। तो आप ये जो कन्वर्जन का ये मुद्दा है, ये काफी हेवीली पॉलिटिसाइज हो जाता है, खास तौर पर जब इलेक्शंस का टाइम पास में होता है। वोट बैंक्स क्रिएट करने के लिए इस तरह की टैक्टिक्स अपनाई जाती हैं, इस तरह की स्ट्रैटेजीज अपनाई जाती हैं। सो वेयर डू यू स्टैंड ऑन दिस पॉइंट? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। चलिए, अब अनअकैडमी जुडिशरी की सब्सक्रिप्शन की बात कर ली जाए। अगर आप किसी भी स्टेट के जुडिशरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी जुडिशरी का एक सब्सक्रिप्शन खरीदकर सभी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। मतलब हर स्टेट के जुडिशरी एग्जाम की तैयारी आप यहां पर कर सकते हैं। यहां पर आपका पूरा सिलेबस कराया जाता है, आपका लॉ वाला पोर्शन, आपका लैंग्वेज का पोर्शन, आपका जीके का पोर्शन। लॉ के अंदर भी आपके सारे लॉज होते हैं, आपके मेजर लॉज, माइनर लॉज, लोकल लॉज, आपके स्पेशल लॉज, हर स्टेट के लॉज आपको कराए जाते हैं। तो ये सारी चीजें कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कराई जाती हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप जब अनअकैडमी जुडिशरी का सब्सक्रिप्शन खरीदते हैं तो आप एक बैच तक सीमित नहीं रहते हैं, आपको एक सब्सक्रिप्शन लेकर सभी बैचेस का एक्सेस मिलता है। तो आपको कोई एक बैच का एक एजुकेटर ज्यादा अच्छा लग रहा है, आप उनकी क्लास उस बैच में लगा लो, दूसरे बैच का कोई दूसरा एजुकेटर अच्छा लग रहा है, आप उनकी क्लास लगा लो। तो आपके पास एक कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी है अपनी खुद की अप्रोच चूज करने की। ऑलराइट, और आपको बता दूं यहाँ पर आपको 3 तरह की सब्सक्रिप्शंस मिलती हैं, प्लस, आइकॉनिक और आइकॉनिक प्रो। प्लस और आइकॉनिक के बारे में आप शायद जानते भी होंगे। आइकॉनिक प्रो की जो सब्सक्रिप्शन है ये न्यू सब्सक्रिप्शन लॉन्च की गई है। तो इसके अंदर बेसिकली प्लस और आइकॉनिक के जो फीचर्स हैं वो तो आपको मिलते ही हैं, उसके अलावा कुछ नए फीचर्स आपके लिए ऐड किए गए हैं, जैसे अनलिमिटेड करियर काउंसलिंग, मतलब आपको करियर के लिए गाइड किया जाता है कंप्लीटली। उसके अलावा आपको अनलिमिटेड मेंटोरशिप मिलती है 1-on-1।
तो ऐसा नहीं कि क्लास में बैठे हो और आप हिचकिचा रहे हो, आप अपनी बातें नहीं पूछ पा रहे हो, आप 1-on-1 अपने एजुकेटर से कनेक्ट कर सकते हो। जो भी आपके फेवरेट एजुकेटर हैं उनको आप अपना मेंटोर बना सकते हो और वो आपको गाइड करेंगे कि आपको आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए एग्जाम को लेकर, कैसे मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कौन सा एग्जाम देना है, कौन सा एग्जाम छोड़ना है, डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं कैसे कंसिस्टेंट रहें, किस तरह से आप एग्जाम क्लियर करने के लिए, मतलब आपको बहुत सारी दिशा दिखाने के लिए कोई चाहिए होता है। बहुत बार होता है कि आप प्रॉपर गाइडेंस की वजह से रह जाते हैं, तो ये जो प्रॉपर गाइडेंस है ये आपको मेंटोरशिप के थ्रू दी जाती है। इसके अलावा आपके लिए स्पेशल सेशंस कंडक्ट किए जाते हैं, मेंस आंसर राइटिंग के, डाउट क्लियर करने के, स्ट्रैटेजी बनाने के, इस तरह की बहुत सारी चीजें आपके लिए इस पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन में आपको मिलने वाली है, राइट। अब बात कर लेते हैं बैचेस की। तो अभी हाल ही में वर्धन बैच लॉन्च किया गया है, ये सभी स्टेट्स के लिए कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, आपकी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी इस बैच में कराई जाएगी। इस बैच के अंदर 13 मई से मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ पॉक्सो। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप इस बैच की क्लासेस सब्सक्रिप्शन लेने के बाद इस बैच की क्लासेस लगा सकते हैं, राइट। ये बैच स्टार्ट हो चुका था 29 अप्रैल को और इसके अंदर 13 मई से मेरी क्लास स्टार्ट होने जा रही है। अनिल खन्ना सर का भी एक ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने वाला है जुलाई में। अगर आप ऑफलाइन बैच लेने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इनके बैच को भी ले सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डिस्काउंट चाहिए और आपको रेफरल कोड चाहिए होगा तो उसके लिए आप मेरा ये रेफरल कोड निशा लांबा बिना किसी स्पेस के आप टाइप करेंगे और आपको इससे डिस्काउंट मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।